साइंस एंड फन। तो आज का जो वीडियो है प्योरली डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जिनके एक या दो सब्जेक्ट में कम पार्ट आ गए हैं। कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है, ये आप सबको पता है, लेकिन कुछ दिनों से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आने लगे कि मैम कंपार्टमेंट के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंपार्टमेंट क्लियर हो जाए और उसके बाद हमें फिर कोई टेंशन ना लेनी पड़े कि इसमें फिर से कंपार्ट आ गया, फिर से अगले साल कंपार्ट दो, ऐसा नौबत ही ना आए। इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, तैयारी कितनी अच्छी होनी चाहिए। तो आज का जो वीडियो है प्योरली उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड होगा और मैं आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझा दूंगी कि अब कंपार्टमेंट आ गया है तो अब करना क्या है। तो सबसे पहले ये सारी चीजें साइड में रख के, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका एक सब्जेक्ट में या फिर दो सब्जेक्ट में कंपार्ट आ गया है, आप लोगों को मैं बस इतना कहूंगी कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। There's nothing to worry about। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कंपार्ट आ जाता है, तो दुनिया वालों का सुनने का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को इंफीरियर समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कंपार्ट आ गया है, क्लियर हो जाएगा, आप बहुत ही साफ सुथरे तरीके से 11th में जाओगे, 11th में पढ़ाई करोगे, 12th की पढ़ाई करोगे, 12th का बोर्ड एग्जाम्स दोगे, फिर आगे लाइफ में बढ़ोगे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। एक कंपार्टमेंट का एग्जाम आपके लाइफ में किसी भी तरह का स्कार लेकर नहीं आ जाता, तो इस चीज को लेकर आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहो एंड थोड़ा सा भी अपने आप को इंफीरियर समझने की कोशिश मत करना। स्कूल जाना, कंपार्ट का जब फॉर्म भरने जाओगे तो ऐसा मत सोचना कि अरे यार वो मेरे को ऐसा देख रहा है, मेरे तो कंपार्ट आ गए, क्या सोच रहे होंगे टीचर्स, क्या सोच रहे होंगे प्रिंसिपल। कोई कुछ नहीं सोचता, कंपार्ट आते हैं, बहुत सारे बच्चों के आते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अच्छा, मैंने ना बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स देखे, तो मैंने देखा कि एक दो बच्चे ऐसे थे जिनके सारे ही सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आए हुए थे, पर एक सब्जेक्ट में पता नहीं क्यों उनका कंपार्ट लग गया। मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे नहीं तो एवरेज तो आए थे, 70s में तो आए थे, एंड दैट्स अ वेरी गुड लाइक सेटिस्फाइंग नंबर। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मे बी जिस दिन भी एग्जाम होगा, जिस पे कंपार्ट आ गया है, उस दिन कुछ ऐसा हो गया होगा, या फिर उसकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हुई होगी, या फिर वो उसकी पढ़ाई स्कूल में अच्छे तरीके से नहीं हुई होगी, बच्चा उस पर ध्यान नहीं दे पाया होगा, या उस बच्चे की तबीयत खराब होगी। बहुत सारे रीजंस होते हैं बच्चों जिसके वजह से कंपार्टमेंट आ सकता है। तो दैट वन एग्जाम और दैट वन सब्जेक्ट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर कि आप आगे चल के क्या करोगे। जो बच्चे ऐसे भी हैं जिनके साइंस में या फिर मैथ्स में कंपार्ट आ गए हैं और आगे चल के उनको साइंस मतलब मैथ्स या बायो ही लेना था 11th में, अब वो टोटली डिप्रेस हो चुके हैं, ऐसे बच्चों से भी मैंने बात की। तो नाउ सबसे पहला जो इशू आप लोगों के दिमाग में आ रहा है वो है स्ट्रीम चूज करने का, कि जिस सब्जेक्ट को आपको ऑप्ट करना था आगे चलकर 11th में, उसी में कंपार्ट आ गया। अब क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं करना, आप अपने स्कूल जाओ और आप अपने स्कूल वालों से बात करो। आप उनसे पूछो कि इस सब्जेक्ट में मेरा कंपार्ट आ तो गया है, बट आई विल ट्राई हार्ड कि मैं ये कंपार्ट क्लियर कर लूँ अच्छे मार्क्स से। तो फिर क्या मुझे इस सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर मैथ्स या फिर बायो या फिर जो भी सब्जेक्ट में कंपार्ट आया है, वो सब्जेक्ट में आगे चलकर ऑप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं। अगर उनसे आप अच्छे तरीके से बात करोगे, दे विल श्योरली गिव यू अ राइट सजेशन, या फिर जो भी वो आपको कन्वे करना चाहेंगे, उस बेसिस पर आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। और आप अपने स्कूल के बारे में भी सोच सकते हो कि अगर आपका इस सब्जेक्ट में कंपार्ट आ गया है और आप कंपार्ट क्लियर कर ले जाते हो आगे चलकर, सेम सब्जेक्ट में आपको अगर ऑप्ट करना है 11th क्लास में, एंड अगर आपका स्कूल आपको परमिशन दे रहा है दैट यस यू कैन ऑप्ट फॉर दैट सब्जेक्ट, वेल एंड गुड। अगर नहीं परमिशन दे रहा, आप अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हो ताकि आप दूसरे स्कूल्स के बारे में सोच सको। कंपार्टमेंट कोई एक ऐसी क्राइटेरिया नहीं होती जिससे बच्चे के माथे पे एक लेबल लगा दिया जाए फेलियर का, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
कंपार्टमेंट किसी भी वजह से आ सकता है, मार्क्स कम आ गए, कंपार्टमेंट आ गया, अब कंपार्टमेंट को क्लियर करना है। कैसे क्लियर करना है? स्ट्रीम चूज का जो कंफ्यूजन दिमाग में चल रहा था, मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या करना है। स्कूल वालों से बात कीजिए, अपने घर वालों से बात कीजिए, बैठ के एक अच्छे समझदार बच्चे की तरह जब आप बात करोगे, श्योरली कोई ना कोई अच्छा सजेशन आपको मिल ही जाएगा और आपके पेरेंट्स भी आपके साथ मिलकर एक अच्छा डिसीजन ले ही लेंगे। स्ट्रीम के बाद बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम, जो सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर। अब देखो, आप सबको पता होगा कि कंपार्टमेंट का जो एग्जाम होता है, जिस भी सब्जेक्ट का होता है, वो एग्जाम प्योरली आपके बोर्ड से सिमिलर होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सेम क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए थे, हो सकता है थोड़े से इजी भी आ जाए, पर डिफिकल्ट कभी भी नहीं आएंगे। डिफिकल्ट नॉट एट ऑल, not at all, no difficult questions will be asked. First of all you have to remember that. अब देखो प्रिपरेशन कैसे करनी है, बहुत सारे बच्चों ने पूछ कर मुझे बिल्कुल वो कर दिया कि नहीं अब इस पे वीडियो बनानी ही पड़ेगी, तो स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए ही आज यहाँ पर आई हूँ। तो सबसे पहले मान लेते हैं आपका साइंस में कंपार्टमेंट आ गया, मान लेते हैं। तो साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बहुत ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं है इन कंपैरिजन टू 11th का सिलेबस, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब क्या करना है, टाइम ज़्यादा है नहीं, और कोई तो रीज़न रहा होगा जिसके वजह से आपका कंपार्टमेंट आया, मे बी आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा, मे बी आपको समझ ही नहीं आती होगी, दैट्स वाई आपको याद नहीं हो पाए क्वेश्चंस एंड आपने अटेम्प्ट अच्छी तरीके से नहीं किया। तो एक छोटा सा ट्रिकी मतलब ट्रिक टाइप का अगर मैं आपको सजेशन दूं, तो आप बस इतना करो कि हर एक चैप्टर का 1 शॉट सीरीज देखना शुरू करो, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको हर एक चैप्टर का 1 शॉट भी मिल जाएगा और मैराथन्स भी मिल जाएंगे। मैराथन्स देखना शुरू करो, स्पेशली वो मैराथन्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, और वो मैराथन्स जिसमें हर मार्क्स के टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब जैसे कुछ मैराथन्स ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस किया गया है, तो आपके एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू तो आएगा नहीं, 2 मार्क्स भी आएंगे, 3 मार्क्स भी आएंगे, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स भी आएंगे। तो आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, अब लग जाओ और उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। मान लेते हैं मैथ्स में कंपार्ट आ गया, तो आपको सेम चीजें करनी है, जिस पैटर्न से आपका बोर्ड एग्जाम आया था, जिसके वजह से आपको कंपार्टमेंट मिला, आपको उसी पैटर्न पे पढ़ाई करना शुरू कर देना है। सेम सिलेबस है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी कम रहेगी, इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत टफ क्वेश्चंस अगर इनको देने ही होते कंपार्टमेंट एग्जाम में, तो ये कंपार्टमेंट कंडक्ट ही नहीं कराते, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो उस सब्जेक्ट में वीक थे और उनका कंपार्टमेंट आया। सोचो समझो इस साइकोलॉजी को। तो सीबीएसई भी चाहती है कि कहीं ना कहीं कि आप पास हो जाओ, तो वो आपको बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं देंगे। तो अब आपको क्या करना है, अगर टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं या इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस को गो थ्रू कीजिए। सिलेबस को अच्छे तरीके से समझने के बाद आपका जो हाफ बैटल है, आप वहीं पर जीत जाते हो। एक बार आपको पता चल गया कि क्या आने वाला है, उसके बाद आप उस तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। अब देखते हैं, अब एक और स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि सारे मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के कैसे होते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, प्रिपेयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, सीबीएसई की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, एंड पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर पेपर्स,
देखो, किसी भी इन्विजिलेटर या एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए ना अलग से क्वेश्चंस प्रिपेयर करे। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है। ये बस बच्चे को एक मौका देने के लिए होता है कि ठीक है, जिस भी वजह से आपका कंपार्टमेंट आया है, एक मौका फिर से ले लो और अपना कंपार्टमेंट क्लियर कर लो। तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों की पास्ट ईयर पेपर से क्वेश्चंस को हूबहू उतार दिया जाए। पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना इज अ मस्ट। ये कर लोगे तो आपका बहुत हद तक एक अच्छा खासा पासिंग स्कोर तो हो ही जाएगा। एक और चीज जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर वो बच्चा थ्योरी में कंपार्ट उसका आया है तो क्या उसको प्रैक्टिकल भी फिर से देना होगा? ओनली थ्योरी, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही लिखना है आपको। कोई ज्यादा आपको प्रैक्टिकल अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो, आपको प्रैक्टिकल में पास ही कंसिडर किया जाएगा और वो मार्क्स आपके कंपार्ट के क्लियर होने के बाद मार्क्स ऐड हो जाएंगे एंड आउट ऑफ 100 आपके रिजल्ट में, आपके स्कोर कार्ड में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप प्रैक्टिकल में भी फेल हो, जो कि आई डोंट थिंक कि कोई भी बच्चा हुआ होगा, तो फिर आपको प्रैक्टिकल अलग से फिर देना पड़ता है। चलो, अब चौथी चीज, डिफरेंस बिटवीन कंपार्ट एंड इम्प्रूवमेंट। कौन से बच्चों को इम्प्रूवमेंट देना चाहिए, कौन से बच्चों को कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहिए, ये देख लो भाई। कंपार्टमेंट जिन बच्चों का आया होगा ना, उनको इस बार रिजल्ट के टाइम पर पता चल गया होगा कि उनका कंपार्टमेंट आया है, उन्हें श्योर शॉर्ट कंपार्टमेंट ही देना है। कुछ नहीं करना, आपको स्कूल जाना है, वहां पे आपको कंपार्टमेंट का फॉर्म मिल जाएगा। आई गेस 300 रुपीज फीस है उसकी और एक फॉर्म की, और आपको फॉर्म फिल करके जमा करना है। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में आपका एग्जाम होगा कंपार्टमेंट का, तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है उसे प्रिपेयर करने के लिए। अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम की। तो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम बच्चों वो लोग देते हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया था एग्जाम में पर उस हिसाब से उनको थ्योरी में मार्क्स मिले नहीं, तो वो फिर से रीवैल्यूएशन करवाना चाहते हो या फिर खुद से, या फिर सोच रहे हो कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। वो रीवैल्यूएट कराने की जगह वो खुद से सोचे कि मैं फिर से एक बार ट्राई करके इम्प्रूव कर सकता हूँ उस एग्जाम में, तो उन बच्चों के लिए इम्प्रूवमेंट होता है। और वो बच्चे प्रीवियस रिजल्ट में भी पास होते हैं और आगे चलकर भी ऑब्वियसली वो पास ही होंगे। तो कंपार्टमेंट अलग है और इम्प्रूवमेंट का एग्जाम अलग है। इस चीज को लेकर आप लोग हमेशा क्लियर रहना। कंपार्टमेंट जो देंगे वो बच्चे ऑलरेडी दे नो कि उनको कंपार्टमेंट देना ही देना है, और जिनको इम्प्रूवमेंट देना है वो अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ के ले सकते हैं। वो अगर इम्प्रूवमेंट का एग्जाम ना भी दे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो ऑलरेडी पास्ड हैं, उनका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है और वो क्लियर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, ये सारी डिफिकल्टीज थी जो बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे थे, और आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन इम्प्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट, हाउ टू प्रिपेयर इट, और क्या स्ट्रीम चूज करना होगा। अगर कंपार्ट आ गया है तो कंपार्टमेंट के बेसिस पर कभी भी स्ट्रीम सिलेक्शन मत करना। आप अपना इंटरेस्ट देखो, कोई भी रीजन हो सकता है आपके फेवरेट सब्जेक्ट में कंपार्ट आने का, दैट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो उस चीज के बेसिस पर खुद को मत जज करना, आप अपना इंटरेस्ट देखो, और आप अगर खुद को कमिट कर सकते हो कि आगे चलकर मैं सब्जेक्ट पे, मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और मुझे यही सब्जेक्ट से आगे पढ़ाई करनी है, तो नथिंग कैन स्टॉप यू, राइट। चलो, हाउ टू प्रिपेयर मैंने आपको बता दिया। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जितने हो सके प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए और प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कीजिए, दैट्स इट। ये सॉल्व करने के बाद अगर सॉल्व करते समय आपको लगता है कि ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे वीडियोस देख सकते हो।
टाइम भी बचेगा और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगा। सो आई होप बच्चों कि आपको थोड़ी बहुत तो मदद मिल ही गई होगी इस वीडियो से। कहीं पर कोई और डाउट है कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प मिली इससे, तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों के भी कंपार्टमेंट एग्जाम्स आए, जिनको आपको पता है कि उनके कंपार्ट आए हैं, तो मे बी उनको भी बेनिफिट हो सकता है इससे। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।